दोस्तों हमने टॉपिक लिया है रिप्रोडक्शन क्लास 10। ये सीबीएसई में आता है, इवन स्टेट बोर्ड में भी ये टॉपिक आता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो एक्चुअली ये क्या है, एक मेथड है जो भी अपना स्पीसीज है, तो स्पीसीज को जिंदा रखने का इन कमिंग डेथ या इन फ्यूचर जनरेशन में भी अपना स्पीसी को जिंदा रखने के लिए जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म नए जो भी बच्चे हैं उनको जन्म देते रहते हैं, और जो भी अपना नंबर है स्पीसीज का उनको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो दो प्रकार के एक्चुअली रिप्रोडक्शन मेथड रहते हैं। तो पहला मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व. Single organism reproduces two or more multiple organism on its own. All unicellular organism, so multicellular organism and few plant show this method. तो इसमें क्या है कि ये पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन मेथड में दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। एक ही जो ऑर्गेनिज्म है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एग्जैक्टली देखें तो देखिए एक हमने अमीबा का एकदम ये लिया है प्रोकैरियोटिक इस यूकैरियोटिक का। मान लीजिए अगर आपका ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इससे क्या हो गया, न्यूक्लियर पहले डिवाइड हो गया, फिर न्यूक्लियर से मान लीजिए साइटोप्लाज्मिक आगे जाके डिवाइड हो गया और उससे दो न्यू डॉटर सेल बन गया। तो इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस केस में क्या है, इस केस में आपको ज़रूरत नहीं है कि दो ऑर्गेनिज्म की, एक मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है, एक मेल या इधर फीमेल जो कुछ है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो भी एक्चुअली छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या है कि मेल और फीमेल ऐसी कैटेगरी नहीं होती है। तो एक ही जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आराम से रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये भी छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म है, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में ये कैरी आउट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इसमें एक्चुअली दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। तो अनलेस मेल एंड फीमेल कम टुगेदर दे कैन नॉट हैव अ बेबी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ एग्जैक्टली एक एग्जांपल लिया है, यहाँ देखिए, एक आपके पास एक फीमेल रहेगा, फीमेल एक सेल देगा, एक मेल रहेगा वो एक स्पर्म देगा। तो एक और स्पर्म एक साथ आके मान लीजिए जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो एक्चुअली ये मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वन मेल एंड वन फीमेल। दे प्रोड्यूस सेक्स सेल्स गैमेट्स। एक्चुअली जो भी मेल ऑर्गेनिज्म है या फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो एक सेक्स सेल्स रिलीज करते हैं जिनको गैमेट्स कहते हैं। और गैमेट्स जब भी फ्यूज होते हैं तो फ्यूजन के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी कैटेगरी है, तो उसमें से एक कैटेगरी है फिशन। फिशन में क्या होता है कि एक्चुअली इट इज़ कॉमन इन मोस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो भी छोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ एक्चुअली फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है। टू डॉटर सेल्स बनते हैं इसमें बाइनरी फिशन से। एग्जाम्पल पैरामेशियम। और मेनी डॉटर सेल्स अगर इसमें बन रही है तो इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जैसा ऑर्गेनिज्म है, तो प्लाज्मोडियम में आप देख सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लेन ऑफ फिशन में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली क्या है कि अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म लिया है, पैरामेशियम जैसे ऑर्गेनिज्म लिए, तो उनमें क्या होता है कि अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री पे उनका डिवीजन होता है और उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही रिप्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि उनके केस में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है जहाँ डिवीजन का, वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक्चुअली देखिए यहाँ क्या हो गया कि मान लिया अमीबा जैसा हमने कोई यूकैरियोटिक अगर लिया कोई ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या होता है ना कि पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा और उसके बाद टू डॉटर सेल बनेगा। तो एक्चुअली अमीबा को कोई शेप ना होने के कारण वो अलग अलग प्लेन ऑफ सिमेट्री पे उनका डिवीजन होता रहता है। उसके बाद है बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट्स बॉडी विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा के केस में क्या होता है, ठीक है, हाइड्रा के केस में क्या होता है कि यहाँ एक्चुअली छोटा सा बर्ड आ गया है और यहाँ ये बर्ड आगे जाके थोड़ा सा डेवलप हो गया, और डेवलप होने के बाद वो एक्चुअली वहाँ ही चिपक के रह गया और वहाँ से एक्चुअली कुछ दिनों के बाद वहाँ से वो सेपरेट हो गया और उसने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो ये एग्जांपल है बडिंग।
तो बडिंग जो होता है, बडिंग एक्चुअली ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। और इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में छोटी सी गांठ जैसी आ जाती है, आप फुंसी बोल सकते हैं, गांठ या फुंसी जैसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है पेरेंट के बॉडी पे, और पेरेंट बॉडी से वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। एक्चुअली वो ऑर्गेनिज्म वहाँ बॉडी पे भी चिपक के रह सकता है कुछ समय के लिए, और या हो सकता है कि वो अलग से सेपरेट होकर इमीडिएटली अलग से सेपरेट होकर डेवलप होना चालू हो सकता है। जो भी एक्चुअली बडिंग में प्रोसेस में जो भी बड आती है तो वो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसको अटैच में रह सकती है, जैसे इसके केस में होता रहता है। लेकिन बड अगर है तो बड जैसे ही ग्रो होना चालू हो जाएगी तो सेपरेट हो जाएगी पेरेंट बॉडी सेल से, और अपने आप ग्रो करेगी, जैसे हाइड्रा के केस में ये होता रहता है। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन और द बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर आपने कभी चिपकली या लिजर्ड देखा रहेगा तो चिपकली लिजर्ड के केस में क्या होता है कि जो भी उसके छोटे छोटे, अगर उसका मान लीजिए कभी टेल अगर टूट गया, एक्चुअली उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी है, तो क्या हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद वो टेल वापस रीग्रो करता है, तो इसको ही बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के एग्जाम्पल है प्लेनेरिया भी है। तो प्लेनेरिया भी क्या करता है, प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म जो है वो भी रीजनरेशन कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। उसके बाद है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है ना कि छोटे छोटे बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं, और हर एक टुकड़े से, छोटे छोटे टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट्स फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। तो फॉर एग्जांपल प्लानेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, तो इसके जैसे ही अगर छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो हर एक छोटे छोटे टुकड़े से उसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म निकलेगा। लेकिन उसमें भी कहते हैं कि उसमें उस पर्टिकुलर जो सेल है तो उस सेल में अगर रीजनरेटिव सेल्स अवेलेबल है, यानी कि जो भी छोटा टुकड़ा टूट गया है, अगर उस छोटे टुकड़े में अगर मान लीजिए ये अगर कोई छोटा टुकड़ा अगर टूट गया है किसी ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए ये कोई छोटा टुकड़ा टूट गया है, अगर इसमें मान लीजिए ये रीजनरेटिव सेल है, और कोई तो छोटा टुकड़ा टूट गया है लेकिन इसमें रीजनरेटिव सेल नहीं है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि नया इसमें से ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। लेकिन जिसमें भी रिप्रोडक्शन सेल है या रीजनरेटिव सेल है, तो यही सेल सिर्फ यही जो छोटे टुकड़े हैं यही सिर्फ क्या करेंगे, नया ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद करेंगे। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि जनरली जो भी फंगस होते हैं, तो जनरली जो भी फंगस होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेक स्पोर दैट कैन ग्रो इनटू कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल व्हेन डिस्पर्स फ्रॉम देयर फ्रूटिंग बॉडीज। तो क्या होता है कि एक्चुअली एक फ्रूटिंग बॉडीज है, तो फंगस के केस में क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा फंगस है, तो फंगस के ऐसे हेड पे एक स्पोरेंजिया बनता है। उस पर स्पोरेंजिया में क्या होता है, इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स क्या होता है कि जब ये डिस्पर्स होते हैं, तो मान लीजिए फूटने के बाद अगर हवा में मान लीजिए डिस्पर्स हो गए, तो वो डिस्पर्स होने के बाद अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिला, कंडीसिव एनवायरनमेंट मिला, या बहुत अच्छा रीजनरेशन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए अच्छा से अगर मान लीजिए डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट मिला, तो वो क्या हो जाएगा, वो नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं मिला बहुत दिनों तक, तो बहुत दिनों तक भी दे डू हैव अ कैपेसिटी टू स्टे इन अ एयर और टू स्टे इन अ मीडियम। तो स्पोरेंजिया क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। स्पोर्स जो भी स्पोर है, छोटे छोटे स्पोर्स है, तो हर एक जो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ जो स्पोर निकल के दिखा है, तो हर एक जो स्पोर है यहाँ, तो हर एक स्पोर क्या है, तो यहाँ हर एक स्पोर्स कवर्ड बाय अ थिक आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट देम इन एडवर्स कंडीशन इन सुटेबल एनवायरनमेंट दे जर्मिनेट एंड बिगिन टू ग्रो। तो जब तक उनको अच्छा सा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ग्रो करने के लिए, तो वैसे ही मीडियम में या हवा में वैसे ही रह सकते हैं, एनवायरनमेंट में ऐसे ही रह सकते हैं, और जैसे ही उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा अपने आप ग्रो करना चालू कर देंगे। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर देखिए मान लीजिए प्लांट के केस में अगर हम बात करें, तो प्लांट में क्या है, हमें जनरली क्या पता है कि प्लांट कैसे ग्रो होते हैं, सीड से। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स है कि जो सीड नहीं है, फिर भी वहाँ से एक्चुअली नया प्लांट ग्रो होता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इट इज़ द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जनरली प्लांट में देखा जाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट जो यानी कि जो भी पार्ट हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल, यानी कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, तो इन पार्ट से क्या होता है कि नया एक्चुअली प्लांट ग्रो करता है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है। अगर आपने मान लीजिए बनियान ट्री या बरगद का पेड़ अगर देखा रहेगा तो आपने देखा रहेगा जैसे उसके रूट्स ज़मीन में आ जाते हैं ऊपर से, तो जैसे ही उसके मान लीजिए जो भी फ्लोटिंग रूट है या एरियल रूट है, जैसे ही वो ज़मीन को टच करते हैं वहाँ से एक्चुअली क्या हो जाता है कि नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर लीव्स होते हैं, लीव्स से भी अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक्चुअली ब्रायोफाइलम जो है, तो ब्रायोफाइलम में लीव से रिप्रोडक्शन होता है। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम से एक्चुअली टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, हाँ इवन आपका गार्लिक हो गया, तो आपको उसमें क्या है कि स्टेम से रिप्रोडक्शन हो जाता है। रनर्स और स्टोलन की बात करें तो ग्रास रनर हो गया, जो भी हर प्रकार के ऑलमोस्ट जो भी ग्रास है कि जो आप जिसको आप लॉन बोलते हैं, तो उस लॉन में क्या होता है कि जो भी ग्रास है वो रनर के थ्रू डेवलप होती है। स्ट्रॉबेरी जो है एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरी इज एग्जांपल ऑफ रनर और स्टोलन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो ऑनियन में होता है, लिली में होता है। आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसमें हो जाता है कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर है। हमने कुछ यहाँ आगे एग्जांपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेजिटेटिव रूट है तो यहाँ एक्चुअली वेजिटेटिव रूट से भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो में क्या होता है कि रूट से आपको नया प्रोडक्शन मिलता है। या राइजोम यानी कि जिंजर है, तो एक्चुअली राइजोइड्स रहते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ से राइजोइड से आपको राइजोम आपको नया जो भी स्टेम है, तो स्टेम से जिंजर और टर्मरिक में एडवेंशियस जो ये है स्टेम, उस पर्टिकुलर कॉर्नर से आपको क्या ये जगह से क्या मिलता है, आपको नया प्लांट मिलता है। जैसे ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम में आपको लीफ से नया प्लांट मिलेगा। ओके, ऑनियन के केस में क्या होता है, बल्ब जो है, तो बल्ब के थ्रू आपको नया प्लांट मिलेगा। फॉर एग्जांपल रनर की बात करें तो रनर जो स्टोलन है, स्ट्रॉबेरी है, रनर ग्रास है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी स्टोलन है या रनर ग्रास है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको नया प्लांट मिलता है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या है, तो माइटोसिस एक्चुअली कहाँ होता है, ये सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक यानी कि सेल यानी कि पूरे बॉडी के सेल्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन सेल। तो जो भी आपके रिप्रोडक्शन सेल है वो छोड़कर जहाँ भी एग्जैक्टली आपको अगर बॉडी को नया सेल की ज़रूरत है तो वो आपको रिप्रोडक्शन जो भी है डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट है, वहाँ एग्जैक्टली माइटोसिस प्रोसेस होता है। यहाँ जो भी क्रोमोसोम के नंबर है वो मेंटेन रखे जाते हैं, यानी कि जितने हमारे क्रोमोसोम नंबर है तो उतने ही वहाँ मेंटेन हो जाते हैं। 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स यहाँ बन जाते हैं। तो इसमें माइटोसिस में आपको 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल मिलते हैं। डिप्लॉयड यानी कि आपके जितने आपके पास क्रोमोसोम नंबर है पूरे बॉडी में, तो उतने ही उसी सेल में भी उतने ही ये रहेंगे क्रोमोसोम नंबर रिक्वायर्ड फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड जनरेशन। मान लीजिए आपकी बॉडी को डेवलप करना है, ग्रो करना है, या कहीं आपको इंजरी हो गई है तो इंजरी को रिपेयर करना है, या उसको रीडेवलप करना है, उसको रिपेयर करना है, तो ये जहाँ भी बॉडी में जहाँ ज़रूरत है वहाँ माइटोसिस किया जाता है। और माइटोसिस की खासियत क्या है कि इसमें सिर्फ 2 डॉटर सेल बनेंगे, यानी कि एक जो सेल है उससे दूसरा कॉपी सेल एक बन जाएगा, और सेम टू सेम वैसा ही एक सेल बन जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ एक्चुअली उसने कॉपी कर लिया है सेल ने। यहाँ सेल ने कॉपी करने के बाद ये सेल इसने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। यहाँ कॉपी कर लिया, यहाँ डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट सेल वापस जाके देखे यहाँ क्या हो गया कि उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद एक्चुअली जो भी ओरिजिनल कंडीशन में जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ जाके वैसे ही वापस 2 सेल बन गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 डिप्लॉयड सेल्स वापस जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम के सेल्स बन गए। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस टेक प्लेस इन सेल गैमेट, सेक्स सेल गैमेट, यानी कि जो भी आपके सेक्स सेल्स है, यानी कि जिसको आप गैमेट्स बोलते हैं, तो वो उस गैमेट में ही मियोसिस होता रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है इस केस में। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन माइटोसिस में ये ऐसा नहीं होता है। माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम है उतने ही नंबर कैरी किए जाते हैं। प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल। देखिए माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बन गए थे, 2, और मियोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4।
रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ किसके लिए ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। यानी कि अगर आपका जो अगर सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन में जो भी मान लीजिए आपका मियोसिस हो रहा है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होगा। मान लीजिए अगर आपके सेक्स सेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ वहाँ कुछ अगर मान लीजिए उसको रिपेयर करना है तो वहाँ माइटोसिस हो जाएगा, वहाँ मियोसिस नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए जो भी रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन के केस में ही सिर्फ वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि उसको ही हम क्या कहेंगे, गैमेट फॉर्मेशन कहेंगे। तो जो गैमेट फॉर्मेशन है वो सिर्फ मियोसिस प्रोसेस थ्रू ही हो सकता है। और इसमें क्या होता है ना कि आपको वैरायटीज़ मिलती है, वेरिएशन मिलता है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए आपके पास ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम को क्या किया है, क्रोमोसोम को उन्होंने डबल कर लिया, अपना डुप्लीकेट कॉपी बना लिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया इधर, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के बाद यहाँ से क्या किया उन्होंने 1 2, देखिए यहाँ पहले कितने थे, 1 और 2 ही थे, तो उन्होंने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4, उन्होंने कितने सेल बनाए हैं, तो 4 सेल बनाए। तो मियोसिस किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एप्लीकेबल है। और माइटोसिस पूरे बॉडी में, पूरी बॉडी में अगर आप मान लीजिए आपको अगर रिप्रोडक्शन नहीं करना है तो रिप्रोडक्शन करने का छोड़कर जब भी बॉडी को अगर नए सेल की ज़रूरत है तो वो सिर्फ माइटोसिस से ही प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केस में मान लीजिए जो भी एनिमल्स है, खास करके मैमल है, उनमें क्या है, देयर इज द रिमार्केबल डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो भी मैमल्स होता है तो मैमल्स है तो उनमें क्या है कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप इमीडिएटली पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। मेल गैमेट्स की अगर बात करें तो मेल गैमेट्स एक्चुअली स्पर्म जो होते हैं, तो स्पर्म को मेल गैमेट्स ऐसे कहते हैं। और ये स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल गैमेट्स की बात करें तो उनको कहते हैं ओवम, या उनको एग ऐसे भी कहा जाता है, एंड वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में। तो अगर उसके बाद हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, देखिए एक्चुअली ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये है एक्चुअली मेन आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम टेस्टिस ऐसे कहते हैं। और टेस्टिस कहाँ होता है, बॉडी के बाहर एक सैक होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। तो स्क्रोटम में एक्चुअली टेस्टिस में एक्चुअली आपका जो भी मेन स्पर्म है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। फिर वो वहाँ से प्रोडक्शन करके वो एपिडिडाइमिस से जाके फिर सेमिकल वेसिकल थ्रू यूरेथ्रा तक जाता है, फिर यूरेथ्रा से वो पेनिस के थ्रू बाहर आता है। तो एग्जैक्टली ये आपका मेन प्रोसेस है कि जिसमें ये प्रोड्यूस होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक्चुअली यहाँ ओवर टॉप व्यू लिया है इसका, तो टॉप व्यू में क्या है, देखिए ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है। मान लीजिए ये पेनिस है, ये टेस्टिस है, ये भी टेस्टिस है। तो टेस्टिस यहाँ एक्चुअली डिटेल में दिखाया है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल है। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, उसको नरिशमेंट करते हैं स्पर्म को। स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पर्म होते हैं प्रोड्यूस टेस्टिस में। फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस के थ्रू वो होके कहाँ जाते हैं, यूरेथ्रा तक जाते हैं। फिर उसको डक्ट डेफरेंस ऐसे भी बोलते हैं, मीन्स ये एक्चुअली वायर है वो डक्ट डेफरेंस है। फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, यानी कि ये जो पैसेज है, इस पैसेज में से क्या होगा, इस पैसेज में से यूरिन भी पास होगा और क्या पास होगा, तो स्पर्म भी पास हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो टेस्टिस है, तो टेस्टिस आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो पेयर में अवेलेबल होती है। दे प्रोड्यूस स्पर्म, उसको मेल सेक्स सेल्स भी कहते हैं। आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, जो टेस्टिस होती है तो मेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती है, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। टेस्टिस जो होती है वो एक स्क्रोटस सैक में होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है, उसको स्क्रोटम ऐसे कहते हैं। और उनमें एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या होती है टेस्टिस में, तो वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक्चुअली, जहाँ भी एक्चुअली स्पर्म प्रोड्यूस होगा। तो स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूबुल इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आपके पास टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो यानी कि अगर इसेंशियल अगर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा मेल में तो वो टेस्टिस ही है, नॉट पेनिस।
स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय द सेमिनिफेरस ट्यूबुल मैच्योर्ड इन एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस जो भी जहाँ तक एक्चुअली वो मान लीजिए यूरेथ्रा तक जा रहा है, तो यूरेथ्रा तक जाते जाते उसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल उसमें डाले जाते हैं टू हैव अ नरिशमेंट फॉर द स्पर्म। फिर जो लेडिक सेल होते हैं या उसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, दे आर अवेलेबल इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट करता है, तो लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजरली, तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हार्मोन द्वारा आप पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसको कह सकते हैं कि हम टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो एक्चुअली डिफरेंशिएट करता है मेल और फीमेल के बीच में। मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन सही से नहीं बन रहा है या सही से नहीं बन रहा है या उतना क्वांटिटी में नहीं बन रहा है या बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी एबनॉर्मिटी आ जाएगा और उसके फीचर्स मेल जैसे नहीं दिखेंगे। उसके बाद है मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ऐसे एक्चुअली ऑर्गन कि अगर वो नहीं भी रहेगा तो भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो यानी कि अगर रिप्रोडक्शन करना है तो आपको मेजर ऑर्गन चाहिए टेस्टिस। टेस्टिस हैज़ टू बी इन वर्किंग कंडीशन, इन वेरी गुड वर्किंग कंडीशन। जो तो प्रोस्टेट ग्लैंड है और फिर सेमिनल वेसिकल्स है, तो वो क्या करते हैं, तो वो एक्चुअली मदद करते हैं टू नरिश द स्पर्म। स्पर्म को नरिश करने में, उनको डेवलप करने में, उनको मैच्योर करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्या है, पेनिस। पेनिस क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि वो मदद करता है सीमेन ट्रांसफर को। तो वो क्या करता है, सीमेन पास करता है यूरेथ्रा टू फीमेल बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। फिर उसके बाद है जो मेन डक्ट होती है, तो मेन डक्ट क्या है, वास डिफरेंस है एंड यूरेथ्रा एंड मेन डक्ट। तो यूरेथ्रा तो क्या होता है कि एक्चुअली आपका सीमेन भी पास करता है एंड आपका यूरिन भी पास करता है। और वास डिफरेंस क्या है, टेस्टिस से आपको यूरेथ्रा तक क्या लेके जाता है, तो वास डिफरेंस टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा तक स्पर्म का कैरी आउट करता है। तो ये दीज आर द मेन डक्ट। जो वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस का काम है टू कैरी द स्पर्म फ्रॉम यूरेथ्रा टू द यूरेथ्रा फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करना है और वहाँ उसको यूरेथ्रा तक लेके जाने का काम वास डिफरेंस का है। एक्चुअली वो जाते जाते एक्चुअली उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं टू नरिश एंड टू मैच्योर द स्पर्म। तो स्पर्म में अलग अलग जब केमिकल ऐड हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्चुअली सीमेन ऐसे कहते हैं। तो जो स्पर्म है अकेला, तो अकेला स्पर्म कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसमें अलग अलग जब केमिकल ऐड हो जाते हैं तभी जाके वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी कैरी कर लेता है। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन। तो मान लीजिए मेल है, मेल में क्या होता है कि जो भी यूरेथ्रा होता है या पेनिस होता है, तो पेनिस के अंदर जो भी यूरेथ्रा है तो इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजरली है, देखिए वन पेयर ऑफ ओवरीज है। ये एक ओवरी, वो एक ओवरी है। उसके बाद एक फॉलोपियन ट्यूब है, यहाँ भी एक फॉलोपियन ट्यूब है, इसको ओविडक्ट ऐसे भी कहते हैं। इसको बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस के नीचे का ये जो भी पोर्शन है यहाँ से नीचे, तो इसको सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के नीचे का ये जो नीचे का पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, वजाइना कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं, वन पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं, वन पेयर ऑफ फॉलोपियन ट्यूब आती है और वन फॉलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट ऐसे भी कहते हैं। और फिर एक्सेसरी ग्लैंड आते हैं, तो एक्सेसरी ग्लैंड में यूटेरस है एंड द वजाइना। तो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर फीमेल में है तो पेयर ऑफ ओवरीज है। विदाउट ओवरीज फीमेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस। फिर उसके बाद क्या है कि पेयर ऑफ जो ओवरी होती है, तो ओवरी जिस गैमेट को प्रोड्यूस करती है उसको एक बोलते हैं। एक को फीमेल सेक्स सेल ऐसा भी कहते हैं, उसको ओवा ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ओवम ऐसे भी कह सकते हैं। एंड दे प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन। तो जो उसकी ओवरीज होती है फीमेल की, वो जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करती है, तो एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है ओवरीज। मान लीजिए किसी फीमेल में ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन अगर सही से नहीं बन रहा है या कम बन रहा है या बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, इस केस में क्या है कि वो
फीमेल जो है वो सही रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, एंड प्लस उसके पास क्या हो जाएगा, जो भी फीमेल कैरेक्टर्स है वो फीमेल कैरेक्टर्स जो है वो आपको सही से दिखेंगे नहीं, या आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उसमें। तो फीमेल एक्सेसरी अगर फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यूटेरस आता है, फिर ओविडक्ट आता है, फिर वजाइना आता है। तो एक मिनट, हाँ, तो देखिए यूटेरस यहाँ है, यहाँ, उसके बाद ये सर्विक्स है, और सर्विक्स के नीचे वजाइना है। तो एक्चुअली दीज आर द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर यूटेरस क्या है, यूटेरस मान लीजिए जहाँ भी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जहाँ भी बच्चे का डेवलपमेंट है या फीटल का डेवलपमेंट, तो फीटल का डेवलपमेंट है वो यूटेरस साइट में होता रहता है। वजाइना क्या करती है, वजाइना रिसीव्स स्पर्म्स फ्रॉम द मेल, और फिर वो एक्चुअली उनका फ्यूजन होता है फॉलोपियन ट्यूब में, और फॉलोपियन ट्यूब में उसका फ्यूजन होने के बाद वो आगे जाके आपका जो ये है यूटेरस, यहाँ मान लीजिए, यहाँ कहीं तो यहाँ आइदर ऑफ द केस, यहाँ अगर मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी स्पर्म एंड ओवा अगर यहाँ मीट करते हैं, तो तकरीबन हफ्ते भर के अंदर ये जो भी फर्टिलाइज ये है सेल, तो फर्टिलाइज हुआ सेल यहाँ आएगा, यहाँ यूटेरस में, और यूटेरस में वो डेवलप करना चालू करेगा। तो यूटेरस इज a site for fetal development and vagina receives sperm from the male. Ovum is carried from the ovaries to the uterus through the pair of oviduct. तो जो भी ओवम है, तो ओवम कहाँ आता है, ओवम आता है यूटेरस में एक बार फ्यूज होने के बाद। अगर मान लीजिए फ्यूज भी नहीं हो गया तो भी वो यूटेरस में आ जाता है, और यूटेरस में आने के बाद अगर मान लीजिए वो फर्टिलाइज नहीं हो गया करेक्ट टाइम में, तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इट इज अ साइक्लिक इवेंट, इट इज द रिलीज ऑफ द ओवन फ्रॉम द ओवरी। जो भी ओवन फर्टिलाइज नहीं हो पाया है करेक्ट टाइम में, तो उसका रिमूवल होता है बॉडी से। व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस ओवम को यानी एक सेल को बाहर फेंका जाता है बॉडी के, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइक्लिक इवेंट है, हर महीने तकरीबन ऑन एन एवरेज 28 डेज पे ये कैरी आउट होती रहती है। फिर मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या होती है कि ब्लड रीच एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस ब्रेक डाउन वाइल ओवम इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए जो भी ओवम है अगर वो फर्टिलाइज हुआ रहता था विद द स्पर्म, तो क्या होता था कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है या कंडीसिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। तो कंडीसिव एनवायरनमेंट क्या है कि यूटेरस उसको बनाने की कोशिश करता है जो भी 28 दिन है उसमें, और वो 28 दिन में हर 28 दिन के साइकिल में ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू रहता है। तो आपका यूटेरस में क्या हो जाएगा कि एक प्रिपरेशन हो जाएगा कि आने वाला जो भी बच्चा है उसको सही से डेवलप करने के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट यूटेरस तैयार करता रहता है। तो अगर मान लीजिए अगर वो नहीं फर्टिलाइज हो गया बच्चा, तो सॉरी अगर वो एक जो है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हो गया, तो उस केस में जो ब्लड रिच एंडोमेट्रियम है वो यूटेरस की ब्रेकडाउन हो जाती है और बॉडी के बाहर निकाली जाती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक्चुअली पिट्यूटरी हार्मोन इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो है वन है LH एंड दूसरा है FSH। LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद ओवरी भी कुछ हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम है एक एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। तो LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दे कैरी आउट द इम्पोर्टेंट रोल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऑल हैव रोल इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ह्यूमन में अगर देखा जाए तो वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रिपीट्स करती है ऑन एन एवरेज एवरी 28 डेज के बाद। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन प्रोड्यूसेस सेक्सुअली, तो यानी कि फीमेल के मेल ह्यूमन के केस में क्या है कि 1 फीमेल एंड 1 मेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मेल क्या करेगा, मेल विल गिव द स्पर्म, फीमेल विल गिव द एग, उन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, उससे एक जाइगोट बनेगा। अगर जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो वहाँ से एक नया प्रोजेनी यानी नया बच्चा या नया ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का प्रोड्यूस हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो असेक्सुअल में हमने क्या देखा, असेक्सुअल में हमने देखा है
फिशन देखा है, उसके बाद बर्डिंग देखा है, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा है। और सेक्सुअल में क्या है कि सेक्सुअल में वन मेल गैमेट, वन फीमेल गैमेट, वन मेल गैमेट, वन फीमेल गैमेट, फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद जाइगोट। ये प्रोसेस है सेक्सुअल मेथड में। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, असेक्सुअल, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें एक ही पेरेंट जो है, तो एक ही पेरेंट क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट है, दे आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट एंड दे डू हैव द बेस्ट दे डू हैव अ बेस्ट मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन। तो जो भी एक्चुअली जो भी उनके खास ऑर्गन डेवलप किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम फ्लावर ऐसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन हैपन थ्रू द फ्लावर्स। तो फ्लावर एक्चुअली एक ऐसा ऑर्गन है कि जो रिप्रोडक्शन को कैरी आउट कर लेगा। उसका काम ही एक्चुअली फ्लावर का है मेजरली टू हैव अ रिप्रोडक्शन। तो जो भी मेल पार्ट है फ्लावर में, तो उसको प्लांट में उसको एंड्रोशियम ऐसे कहते हैं, और जो फीमेल पार्ट है फ्लावर में उसको गाइनोशियम ऐसे कहते हैं। दीज आर द इसेंशियल होल, यानी ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। मान लीजिए अगर किसी प्लांट में एंड्रोशियम या गाइनोशियम नहीं है तो वो प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द इसेंशियल होल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और ये छोड़कर भी एक्चुअली एक्सेसरी प्लांट जैसे होता है ह्यूमंस में, वैसे प्लांट में नॉन इसेंशियल या एक्सेसरी जो भी है तो वो है सेपल्स है एंड पेटल्स है। अगर हम सेपल्स की बात करें तो सेपल्स प्रोटेक्ट इनर डेलिकेट होल इन बर्ड कंडीशन, आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ दे आर इन ग्रीन कलर। तो एक्चुअली सेपल्स के दो मेजर काम है। तो एक पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी इनसाइड में गाइनोशियम है या एंड्रोशियम है, तो वो इसेंशियल होल को प्रोटेक्ट करने का व्हेन द फ्लावर इज इन बर्ड स्टेट। सेकंड, अगर सेपल्स ग्रीन कलर के हैं तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना या फूड प्रिपेयर करना, ये सेपल्स का काम होता है। पेटल्स अगर कलर्ड है, तो उनका मेजर काम रहता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। दूसरा क्या है, इसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर। तो इसेंशियल होल ऑफ फ्लावर में आ जाएंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। विदाउट दैट रिप्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। अगर एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम है पोलन ग्रेन, एंड एंड्रोशियम पोलन ग्रेन बनाते हैं, और एक्चुअली पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट से। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम ओव्यूल्स बनाते हैं, और ओव्यूल्स क्या है, ओव्यूल्स फीमेल गैमेट है, और ओव्यूल्स क्या बनते हैं, तो ओव्यूल्स ओवरी में बनते रहते हैं। अगर बाइसेक्सुअल की फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर है कि जिनके पास एंड्रोशियम एंड प्लस गाइनोशियम दोनों फ्लावर है, दोनों एक्चुअली होल्स है। अगर दोनों होल अवेलेबल है तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको एक्चुअली कंप्लीट फ्लावर ऐसे भी कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। और अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, आइदर एंड्रोशियम इज अवेलेबल और गाइनोशियम, आइदर यानी कि मेल पार्ट इज अवेलेबल और फीमेल पार्ट इज अवेलेबल। तो इसको एक्चुअली इनकम्प्लीट फ्लावर ऐसे भी कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके अगर एंड्रोशियम जो है, तो वो एंड्रोशियम जो भी होता है तो एक्चुअली उसको स्टेमेन ऐसे भी कहते हैं, स्टेमेन। तो स्टेमेन में क्या होता है, एक फिलामेंट होती है और ऊपर एक्चुअली क्या रहता है, एक एंथर होता है। तो ये हो गया एंथर और ये हो गई फिलामेंट। अगर इन दोनों को अगर जोड़ के बोले तो उसको स्टेमन ऐसा बोला जाता है। तो एंथर जो है, यानी कि ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन का मेजर काम है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, तो एंथर प्रोड्यूस करता है इन मेल पार्ट। गाइनोशियम की बात करें तो कंप्लीट जो भी फीमेल पार्ट है, तो अगर कंप्लीट फीमेल पार्ट की बात करें तो कंप्लीट फीमेल पार्ट लगभग ऐसे कुछ तो दिखेगा। ओके तो ये जो है इसको ओवरी ऐसा कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसको स्टिग्मा ऐसे कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसको स्टाइल ऐसे कहते हैं, और इस पूरे इसको पिस्टिल ऐसे कहते हैं, इस पूरे को पिस्टिल ऐसे कहते हैं। तो जब भी पोलन ग्रेन आएंगे तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। तो गाइनोशियम का एक अगर इंडिविजुअल अगर हम पोर्शन देखें तो उसको पिस्टिल कहते हैं, वो बना रहता है स्टिग्मा, स्टाइल प्लस ओवरी से। तो जब भी पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो मान लीजिए जो भी मेल एंड्रोशियम है, तो एंड्रोशियम से मान लीजिए एंथर से क्या आ रहे हैं, तो एंथर से आ रहे हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन कहाँ लैंड करेंगे, तो वो लैंड करेंगे स्टिग्मा ऑन द
पिस्टिल, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। उसके बाद है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन को एटोगैमी ऐसे भी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट में जब भी वो होता है सेम प्लांट में, तो उसको बोलते हैं एटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहते हैं, या वो डिफरेंट प्लांट के साथ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लावर है, मान लीजिए आपके पास एक फ्लावर है, और वो फ्लावर के अंदर ही मान लीजिए आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, मान लीजिए ये फ्लावर है, और ये आपका मान लीजिए एंड्रोशियम है। और एक्चुअली यही मान लीजिए ये पर्टिकुलर पोलन ग्रेन अगर इसी स्टिग्मा पे आ गए तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मान लीजिए अगर कोई तो ये दूसरा फ्लावर है, दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर है, और वहाँ से जाके अगर मान लीजिए कोई तो दूसरे प्लांट का फ्लावर इसके ऊपर आके अगर उसके अंतर पोलन ग्रेन अगर लैंड करते हैं तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट आते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट आते हैं। यहाँ हमने एक्चुअली कंप्लीट फ्लावर लिया है। तो ये जो कलर है तो ये है पेटल्स है, और ये जो ग्रीन कलर है नीचे वाले तो ये है सेपल्स। उसके बाद ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, और ये जो लंबी सी डंडी है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो ऊपर का पोर्शन है कि जहाँ एग्जैक्टली जाके पोलन ग्रेन लैंड करते हैं तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो गोल्डन कलर के दिख रहे हैं तो ये है एंथर, और ये उसके नीचे वाली डंडी को बोलते हैं फिलामेंट। तो ये जो पार्ट है तो ये हो गया आपका मेल पार्ट, एंड्रोशियम जिसको कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का ऐसा दिख रहा है कम्प्लीटली तो इसको कहते हैं फीमेल पार्ट, जिसको गाइनोशियम ऐसे भी कहते हैं। एक्चुअली जो ओवरी होता है, ओवरी में ओव्यूल होते हैं। तो ओव्यूल से आगे जाके आपको क्या मिलेगा? तो ओव्यूल से आपको जाके सीड मिलेगा और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। हाँ, बस इतना ही है। तो जो पिस्टिल है तो इसको कार्पल ऐसा भी कहते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल या कार्पल ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट जब भी फ्यूज हो जाएंगे उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी आगे जाके क्या बनाएगी? तो फ्रूट बनाएगी। ओव्यूल आगे जाके क्या बनाएगा? तो सीड बनाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन फ्लावरिंग प्लांट पोलन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा surface of the pistil and generate into male nuclei. In flowering plant, pollen germinate on stigma surface of the pistil and generate two male nuclei. मान लीजिए जब भी पोलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो एक्चुअली दो मेल सेल आ जाते हैं, और दो मेल क्या करते हैं? दो मेल सेल एक्चुअली आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। अगर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल के पास एक सेल होता है एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो उसमें से क्या होता है कि जो दो मेल सेल आ गए हैं तो उसमें से एक सेल के साथ, यानी कि 1 मेल सेल यहाँ कॉम्बिनेशन बना लेगा, और दूसरा 1 और एक मेल सेल यहाँ कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो ये जो है 1 मेल प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, इससे आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। और इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको तो एक्चुअली ट्रिपलेट एंडोस्पर्म 1 मेल न्यूक्लियस प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये क्या बनाएंगे? ये ट्रिपलेट एंडोस्पर्म बनाएंगे। एंड 1 मेल न्यूक्लियस प्लस एग, तो ये क्या बनाएंगे? एक जाइगोट बनाएगा, और इस जाइगोट से आगे जाके डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और इस एम्ब्रियो वापस जाके अच्छा पूरा कंप्लीट डेवलप होने के बाद इसमें से नया प्लांट ग्रो करेगा।